हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्बर का एपिसोड 95। ये वाला एपिसोड पिछले वाले से कनेक्टेड होने वाला है। इस वजह से अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देख पाया है तो पहले उसे देख लीजिए, जिससे आगे की स्टोरी आपको समझ में आए। अभी जरा पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट की शुरुआत में जब वेल्डेजो ज्वालिंग रॉयल फैमिली के ऊपर दावा बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, फाइनली ज्वालिंग किंग को अपने आप को शो करना पड़ता है। दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी उसके बारे में आप जान सकते हो पिछले एपिसोड को देख के। लेकिन जब जुला को ये बात मानने के तैयार नहीं होते तो किंग ज्वालिंग की नजरें गई थी जियान के ऊपर। जियान भी समझ जाता है कि इस समय बर्निंग एसेंस पवेलियन और ज्वालिंग रॉयल फैमिली के बीच में किसी भी तरह के युद्ध का फायदा नहीं होगा, दोनों साइड सफर करेंगे। इस वजह से जियान दोनों पार्टी से रिक्वेस्ट करता है कि हमें इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। फाइनली जुला मान जाते हैं। फिर मीटिंग दिखाई गई थी ज्वालिंग रॉयल फैमिली के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे सबसे टॉप लेवल के एक्सपर्ट जुड़े होते हैं। प्लान ये बनता है कि ऑक्शन के बाद मेडुसा क्लैन के ऊपर हमला किया जाएगा, जैसे हमारी काइलिन को कैप्चर किया जा सके। आखिरकार वो एक 9 करोड़ हेवन सॉलोइंग पाइथन है और किंग ज्वालिंग उसका कुछ इस्तेमाल करना चाहता है। फाइनली शीन शिफ्ट होता है ज्वालिंग कॉन्टिनेंट से डुइन कॉन्टिनेंट की तरफ। ये डुइन कॉन्टिनेंट 8 एंशिएंट क्लैंस का घर होता है। हमें एंशिएंट ब्लू क्लैन दिखाया जाता है, जहाँ पे जुनर बात कर रही होती है अपने एक टीचर से और उसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार 2 एम्पर पे पहुंच गई थी और उसने अपने टीचर की हेल्प के साथ उस गोल्डन एम्पर इंसर्टिंग हेवी फ्लेम को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया होता है। इसी के साथ वो चाहती थी जियान को खोजना, इस वजह से वो अपने टीचर से छुट्टी मांगती है। ये सुनकर उसके टीचर का ध्यान ज्वालिंग कॉन्टिनेंट की तरफ जाता है। वो कहते हैं वो शाओ क्लैन का लड़का। अब चलो आगे की स्टोरी को हम यहीं से शुरू करते हैं। जैसे उसके टीचर शाओ क्लैन की बात करते हैं, जुनर के चेहरे पे एकदम शॉक फ्लैश हुआ था। वो कहती है टीचर, इस दोदी कॉन्टिनेंट में आने के बाद उसे एक चीज तो साफ मालूम पड़ गई होती है। वो ये थी कि यहाँ पे कोई भी चीज जो कि शाओ क्लैन से रिलेटेड है उसे एक टैबू माना जाता था, मतलब उसके बारे में बात नहीं कर सकते। जुनर के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के उसके टीचर बोलते हैं चिंता मत करो, यहाँ पे बस हम दोनों हैं। वो पूछते हैं क्या तुम कुछ चीजों के बारे में क्यूरियस हो? ये सुन के जुनर की आंखों में एक आशा जग जाती है। वो कहती है हाँ टीचर, अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल मौजूद हैं। वो ओल्ड मैन कहता है क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि डुइन कॉन्टिनेंट में 8 एंशिएंट क्लैंस होने चाहिए थे, लेकिन हम बस 7 क्लैंस के बारे में जानते हैं। इस ओल्ड मैन की आवाज अभी काफी मिस्टीरियस होती है। ये सुन के जुनर की आंखें चमकने लगती हैं। लगता है उसके टीचर को वो राज मालूम है जो कि शाओ क्लैन के गायब होने की मिस्ट्रीज को खोल सकते हैं। वो ओल्ड मैन फाइनली एक सोलम आवाज में कहता है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं इसे बस एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वर्ड एक बूम की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग ऑरा चारों तरफ के स्पेस को तोड़ देता है। अब स्पेस के अंदर जुनर और वो ओल्ड मैन नहीं रह गए थे। अपने टीचर की बॉडी से बाहर आने वाले शेयर प्रेशर को सेंस करके जुनर की धड़कनें बढ़ गई थी। इंस्टिंक्टिवली उसके पैर मुड़ने लगते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को होल्ड कर पा रही थी। वो खुद से कहती क्या ये दोशियान की पावर है? वो ओल्ड मैन कहता है बहुत बहुत समय पहले कहा जाता है कि दोदी कॉन्टिनेंट के 4 हिस्से करे जाते हैं। ये होते हैं ईस्ट डुइन, वेस्ट ज्वालिंग, साउथ हाओहाई और नॉर्थ टैंगशेंग। डुइन कॉन्टिनेंट में राइज होते हैं 8 एंशिएंट क्लैंस। इन सभी के पास अपनी अपनी यूनिक एबिलिटीज होती हैं जो कि लिंक होती है इनकी ब्लड लाइन से। वो ओल्ड मैन जुनर को मीनिंगफुली देख के बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें पता ही होगा कि दुई कॉन्टिनेंट में उन 8 एंशिएंट क्लैंस के एंसेस्टर्स उस लोअर प्लेन दुई कॉन्टिनेंट से आए थे। फिर उन सभी ने यहाँ पे आके अपनी पावर को स्टेबलाइज किया। ये सुनकर जुनर की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वो ओल्ड मैन कहीं दूर देखते हुए बोलता है अगर स्ट्रेंथ की बात करिए तो 8 एंशिएंट क्लैंस की अपनी अपनी रैंक थी। हमारा गो क्लैन आता था 3rd नंबर पे और 2nd पे था सोल क्लैन। वहीं पे अगर बात करिए नंबर 1 यानी कि सबसे पावरफुल क्लैन की तो वो था शाओ क्लैन। ये सुन के जुनर के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोल के बोलती है शाओ क्लैन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। वो ओल्ड मैन नोट करके बोलते हाँ शाओ क्लैन सबसे पावरफुल इसलिए था क्योंकि उनके पास ऐसे एक्सपर्ट्स थे जो कि लेजेंडरी 2 गॉड लेवल तक पहुंच चुके थे। ये सुनकर जुनर की आवाज कांपने लगती है। वो कहती है 2 गॉड, अगर इस दोदी कॉन्टिनेंट की बात करिए तो दोशियन लेवल का पावर हाउस वेल उसकी काइंड ऑफ पूजा करी जाती है। वहीं पे अगर बात करिए 2 गॉड लेवल की तो वो एक पिनिकल एग्जिस्टेंस होता है। वो ओल्ड मैन एक बहुत ही हल्की आवाज में कहता है लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इस कॉन्टिनेंट में अब तक कोई 2 गॉड मौजूद नहीं है। हो सकता है कि वो 2 गॉड पावर हाउसेस उन 7 रियल्म्स के हार्ट में रहते हो। ये सुन के जुनर कहती है 7 रियल्म्स के सेंटर पे। ओल्ड मैन नोट करके बोलता है 7 रियल्म्स में हर एक रियल्म्स के पास उनके कई लोअर रियल्म्स होते हैं। उन लोअर रियल्म में से हाई रियल्म में वही लोग आ पाते हैं जिनकी किस्मत में सच में स्ट्रॉन्ग बनना लिखा होता है। और इन 7 रियल्म्स के सेंटर में होती है वो जगह जहाँ पे 7 रियल्म्स के सबसे पीक पावर हाउस इकट्ठे होते हैं। ये सुन के जुनर का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो फाइनली रियलाइज करती कि इन
सातों रियल्स में एक ऐसी पावर की हायरार्की मौजूद है जो कि उसकी सोच से बिल्कुल बाहर है। वो ओल्ड मैन फाइनली जुनर की तरफ फोकस करके बोलता है, अब चलो बात करिए शाओ क्लैन की। अब शाओ क्लैन की पावर एकदम अनपैरेलल थी, मतलब उनके बराबर कोई नहीं था। उन्हें इंसानों की तरफ की सबसे पावरफुल फोर्स कहा जा सकता था, लेकिन न जाने क्यों वो एक्सपर्ट्स जो कि 7 रियल्स के सेंटर में रहते थे वो सभी शाओ क्लैन को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से शाओ क्लैन को लगभग तबाह कर दिया गया। जब जुनर सुनती है कि 7 रियल्म के सेंटर में रहने वाले लोगों ने उसके हस्बैंड के क्लैन के ऊपर इस तरीके से हमला किया, उसका चेहरा डार्क हो जाता है। वो ओल्ड मैन कहता है, अच्छी बात है कि शाओ क्लैन ने जैसे तैसे करके अपने कुछ मेंबर्स को हाइडिंग में भेज दिया था, लेकिन जैसे ही कोई शाओ क्लैन का सर्वाइवर पाया जाता है वो 7 रियल्म्स के सेंटर के लॉ एनफोर्सर्स उससे किसी भी कीमत पे जाने नहीं देते। और 7 रियल्म के सेंटर में एंटर करने की पावर बस एक 2 गॉड पावर हाउस के पास होती है। फाइनली इस बात को सुन के जुनर के चेहरे के रंग उतर जाते हैं। वो एक हॉरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, ये कैसे हो सकता है। वो फाइनली रियलाइज कर रही थी कि जियान कितने बड़े खतरे में है। जुनर के चेहरे पे ऐसे एंग्शियस एक्सप्रेशन को देख के वो ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, भले ही तुम्हारी जियान की रगों में शाओ क्लैन का खून बह रहा हो, लेकिन अभी 7 रियल्म्स के सेंटर के लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आखिरकार 7 रियल्म्स से अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनके पास इतना फ्री टाइम नहीं है। अभी जुनर जिसकी बॉडी ट्रेम्बल हो रही थी वो अपनी नजरों को उठा के पूछती, टीचर क्या सच में इस कॉन्टिनेंट के अंदर शाओ क्लैन के बारे में बात नहीं करी जा सकती। ये सुन के उसके टीचर नोट करते हैं, उसे चेतावनी देते हुए बोलते हैं, हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरी कॉन्टिनेंट में हर एक इवेंट के ऊपर उन 7 रियल्म्स के सेंटर वाले लोगों की नजरें होती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही थी उन इंसानों की जो कि उन 7 रियल्म्स के सेंटर का हिस्सा है, और किसी भी तरीके का शाओ क्लैन का जिक्र उनके ध्यान को आकर्षित कर सकता है। इस उनके जुनर की नजरें शिफ्ट होती हैं, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल चीरा जा रहा हो। वो ऊपर देख के बोलती, बिग ब्रदर जियान, मैंने सोचा नहीं था कि आपके कंधों पे ऐसा भार होगा। ये देख के वो ओल्ड मैन अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, ओ यंग वन, उस शाओ क्लैन के लड़के ने आखिर तुम्हारी ऐसी फेरी ऐसी लड़की को कैसे आकर्षित किया। वो ओल्ड मैन कहता है, अगर किस्मत रहती है तो मैं उस नौजवान से जरूर मिलना चाहूंगा जिसने मेरे डिसेबल के हार्ट को चुरा लिया है। फाइनली इन बातों को सुनकर जुनर अपने विचारों से बाहर आ जाती है। अभी उसके गाल लाल हो चुके थे। वो कहती है, टीचर आप प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाइए। उसके चेहरे पे डिटर्मिनेशन फिर से लौटता है। जुनर बोलती है, टीचर मुझे ब्रदर जियान को ढूंढने जरूर जाना होगा। अपनी डिसेबल की आंखों में इस रिजॉल्व को देख के वो बुढ़ा साय करता है। वो एक सॉफ्ट सी आवाज में कहता है, तो तुम सच में अपना मन बना चुकी हो, ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखना कि तुम हमेशा मेरी डिसेबल रहोगी। ये कह के उस ओल्ड मैन ने अपने हाथ को वेव किया था। स्पेस रिपल होता है, हम एक वुमन को अपीयर होते हुए देखते हैं। इसने नीले रंग के कपड़े पहन के रखे थे। ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें जुनर को प्रोटेक्ट करना होगा, अगर उसे कुछ हो जाता है तो तुम्हें वापस लौटने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसके मास्टर उसके लिए ऐसी देखभाल करते हैं, जुनर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। वो बाव करके बोलती है, थैंक यू टीचर। वो जानती थी कि शाओ चिन जो कि एक 9 स्टार दूसरी लेवल की एक्सपर्ट है, उसके अपने साइड में होते हुए जुनर को कोई परेशानी नहीं होने वाली। अभी जुनर के दिल में एक एंटिसिपेशन से भरी भावना बढ़ गई थी। वो मन ही मन में कहती, बिग ब्रदर जियान आप बस मेरा वेट करना, आप चाहे कहीं भी हो लेकिन मैं आपको जरूर ढूंढूंगी। अभी स्पेस भी नॉर्मल हो गया था और जुनर पीछे मुड़ के जस्ट जाने वाली होती है। अभी इस जगह पे ऐसी आवाज गूंजी थी जैसे जुनर अच्छे से जानती थी। वो आवाज कहती, लॉर्ड आंटी जुनर कुछ बुरा हो गया है, कुछ देर पहले कोई चर्च से आया है और वो जुनर को देखने की डिमांड कर रहा है। वैसे जुनर की टीचर का नाम होता है पियरलेस हेवनली एम्परर, सो रिमेम्बर दैट। और जो कुछ समय पहले 7 रियल्म्स के सेंटर की बात हुई है, इसे हमेशा याद रखना क्योंकि तुम इसे हॉलो सोल जैसा समझ सकते हो, बस ये उसे कई 1000 गुना पावरफुल है। नाउ लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। इस जानी पहचानी आवाज को सुन के पियरलेस हेवनली एम्परर थोड़े से स्टार्टल्ड हो जाते हैं, क्योंकि आवाज और किसी की नहीं बल्कि गु युआन की थी, जो कि जुनर के फादर होते हैं। गु युआन का इस जगह पे मौजूद होना कुछ खास सरप्राइजिंग नहीं होता। आखिरकार वो उन कुछ लोगों में से एक होते हैं जिन्हें इस जगह पे जुनर और उसके टीचर पियरलेस हेवनली एम्परर के अलावा आने की परमिशन है। जुनर को पियरलेस हेवनली एम्परर ने अपना क्लोज डिसेबल बना लिया था, जो कि 7 इमोर्टल पीक्स के साथ दोशन एक्सपर्ट्स में से एक होते हैं। उसके टीचर का साथ और उसकी गोल्डन एम्पर इंसर्टिंग हेवनली फ्लेम ये गु युआन की क्लैन के अंदर पोजीशन को मजबूत कर देता है। गु युआन की बात को सुन के पियरलेस हेवनली एम्परर का चेहरा डार्क हो गया था। वो पूछते हैं, गु युआन क्या तुम सही कह रहे हो। जुनर को एक बार सॉफ्ट नजरों से देखने के बाद गु युआन कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि कोई भी पिता अपनी बेटी की खुशी चाहेगा। और अब जब जुनर के चेहरे पे उन्हें वो पीसफुल एक्सप्रेशन दिखाई देता है, गु युआन काफी रिलीफ फील करते हैं। वे पियरलेस हेवनली एम्परर के चेहरे पे चिंता से भरा एक्सप्रेशन आ चुका होता है। वो कहते हैं, तो चीजों को इस समय कॉम्प्लिकेटेड होना था। उसके पिता के आने के बाद जो चारों तरफ टेंशन फैली हुई होती है उसकी वजह से जुनर
थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। वो पूछती है टीचर क्या बात है। इसका जवाब देती है वो गुचिंग, जो कि जुनर के साथ जा रही होती है। वो कहती है मिस जुनर, शायद आपको इसके बारे में पता नहीं है, इस दुयन कॉन्टिनेंट में 8 एंशिएंट क्लैंस के अलावा भी और भी कुछ पावरफुल फैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से सबसे पावरफुल है चर्च। जुनर कहती है चर्च। उसकी भौं से उड़ गई थी, क्योंकि दोदी कॉन्टिनेंट में आने के बाद उसने अपना यात्रा समय इस इमोर्टल पीक के ऊपर गुजारा था। जुनर को बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। उसके टीचर पियरलेस हेवली एम्बर्ग बोलते हैं हाँ, इस दुयन कॉन्टिनेंट में सभी लोग दोदी नहीं है। कई लोग दोशेंग क्लास में हैं, तो कई लोग इतने कमजोर हैं कि वो कल्टीवेट भी नहीं कर सकते। इन ऑर्डिनरी लोगों को ओल्ड एज और बीमारियों जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सब अपने लिए एक प्रोटेक्शन चाहते थे। इस वजह से इन सभी ने मिलकर कॉन्टिनेंट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे एक बहुत ही बड़ा टेम्पल खोला। ये टेम्पल होता है एंजल्स को वर्शिप करने का। इंसानों की पूजा को महसूस करके उन एंजल्स ने हेवली रियम से लेके यहाँ तक एक चैनल खोला, जिसे एंजल आई नाम से जाना जाता है। गुचिंग कहती है चर्च। इसका इस्तेमाल करके एंजल्स इंसानों की दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। फाइनली इस बात को जान के जुनर की आंखों में जिज्ञासा छा जाती है। भले उसका बिहेवियर काफी ज्यादा काम हो, लेकिन ये चीजें उसके लिए भी काफी ज्यादा नई थी। वो एंजल्स के इंसानों की तरफ आकर्षण को अच्छे समझती थी, खासकर वो एंजल्स जो कि रिजरेक्शन मैजिक को परफॉर्म कर सकती है। रिजरेक्शन का मतलब होता है मरे हुए को जिंदा करना। ऐसा सबसे हाईएस्ट लेवल के एल्केमिस्ट के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। पियरलेस हेवली एम्पर बोलते हैं जुनर चलो चला जाए, मैं भी देखना चाहूंगा कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। अपने टीचर को फॉलो करते करते जुनर कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे लिए नहीं आए होंगे। जब पियरलेस हेवली एम्पर, गुचिंग और जुनर उस हरे भरे मैदान से बाहर आए थे, जुनर मुड़ती है अपने पिता की तरफ। वो कहती है फादर, मैं बिगुदर जियान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मैंने इसके बारे में टीचर को पहले ही बता दिया है, इस वजह से आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोलते बोलते इमोशनल होने की वजह से जुनर की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। फिर वो अपनी टीचर की तरफ मुड़ के चली गई थी। गुयान भी आसमान की तरफ देख के बोलते जियान आई होप तुम सेफ हो गए। फिर उनका फिगर भी हवा में मिल गया था। वो सातों इमोर्टल पीक्स एक गोलाकार में थे। इनका इस तरीके से राउंड फॉर्मेशन में होना ये एंशिएंट ग्रुप क्लैन के 7 फैक्शंस के बारे में बताता है। हमें सीन दिखाया जाता है उस जगह का जिसे गेस्ट को रिसीव करने के लिए बनाया गया था। 6 लकड़ियों की कुर्सी बैठे होते हैं 6 बुड्ढे। ये सातों पहाड़ों में से 6 के रूलर्स होते हैं और इन सभी के स्ट्रेंथ दोशियान क्लास पे थे। इन 6 लोगों के अपोजिट में होते हैं 2 लोग। उन दोनों में एक हैंडसम सा दिखने वाला नौजवान था और एक लाल कपड़ों में बुड्ढा होता है। वो बंदा अपने हाथों को कप करके बोलता है ही सीनियर्स, आज मैं यहाँ पे हमारे चर्च और एंशिएंट ग्रुप क्लैन के बीच के रिश्तों को मजबूत करने के लिए आया हूँ। आखिरकार हम इस दुयन कॉन्टिनेंट को शेयर करते हैं, हमारा एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। ये सुन के वो 6 एल्डर्स हंस के बोलते हैं ऑफ कोर्स। एंशिएंट ग्रुप क्लैन की चर्च के साथ अलायंस ये ग्रुप क्लैन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट था, स्पेशली चर्च के एंजल से जुड़े होने की वजह से। क्लैन में से बहुत सारे बुढ़े हो चुके होते जिनकी उम्र खत्म होने जा रही थी। इस वजह से चर्च के साथ अलायंस फॉर्म होना ये सिर्फ उन्हें एक नई जिंदगी नहीं दे सकता है, बल्कि उनकी जिंदगी और भी लंबी हो सकती है। वो नौजवान दरवाजे से देख के बोलता है आई वंडर सीनियर पियरलेस हेवली एम्पर अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तभी कुछ फुटस्टेप्स सुनाई दिए थे। पियरलेस हेवली एम्पर इस हॉल में एंटर करते हैं। तुरंत उनके हंसने की आवाज सभी के कानों में जाती है। वो हंस के बोलते हैं हाँ, तभी मैं कहूँगी ये कौन है। तो ये तुम मीका हो, मेरे पुराने दोस्त। वो लाल कपड़ों वाला आर्च बिशप जिसका नाम मीका होता है, ये सुनकर उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहते हैं हाँ, हमें मिले काफी लंबा समय हो चुका है। पियरलेस हेवली एम्पर के पीछे होते हैं 2 लोग। ये दोनों लेडीज थे। इनमें से एक थी गुचिंग जिसकी चारों तरफ एक आइसी ऑरा फैला हुआ था। ये ठंडी सेंसेशन और लोगों को उसके करीब आने से रोकती थी। और गुचिंग के बगल में होती है जुनर जिसकी आंखों में गोल्डन फ्लेम डांस कर रही होती है। उसका हर एक कदम, हर एक नजर उस ब्यूटी शब्द को डिफाइन करता था। जुनर हल्के से बाव करके बोलती है 6 सीनियर्स, मैं आपको ग्रीट करती हूँ। उन 6 में से कैल्डर हंस के बोलता है हाँ, मिस जुनर तुम अब भी उतनी पोलाइट हो। जुनर कहती है सीनियर थैंक यू। फिर बिना हेजिटेशन के अपनी सीट को ले लेती है। अभी उसकी नजरें चर्च वालों की तरफ नहीं गई थी। जैसे जुनर अपीयर हुई थी, ऐसा लगता है उस बंदे की आंखों में लाइट बल्ब लग गया हो। वो अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पाता कि क्या ब्यूटी है, ये खुद एंजल जैसी लगती है। इससे पहले कमरे में चापलूसी से भरी आवाजें आनी शुरू होती है। पियरलेस हेवली एम्पर कहते हैं चलो हम मेन बात पे आते हैं, आज चर्च का यहाँ पे आने का क्या कारण है। इस मोमेंट में इस हॉल के अंदर एंशिएंट ग्रुप क्लैन के 7 इमोर्टल एक्सपर्ट्स जुड़ चुके थे और इनके सामने होते हैं 2 ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स। हालांकि दोदी क्लास को ऑर्डिनरी नहीं कहा जाएगा, लेकिन दोशियान के सामने उनकी ऐसी हालत होती है। वो बंदा जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं, हम उसे पियरलेस हेवली एम्पर की तरफ बाव करते हुए देखते हैं। वो कहता है सीनियर, मैं चर्च की इस जनरेशन का सन ऑफ लाइट हूँ। मैं चर्च की तरफ से एंशिएंट क्लैन में पर्पस लेके आया हूँ। इस बंदे की बात को सुन के हॉल में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। पियरलेस हेवली एम्पर
तो अपनी नजरों को नॉर्मल रखते हैं, लेकिन बाकी के दोशन पावर हाउसेस एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। उनमें से एक एल्डर बोलता है चाइल्ड ऑफ लाइट। वो इस टाइटल के भारीपन को अच्छे समझ पाते हैं। चाइल्ड ऑफ लाइट ऐसी डिवाइन पोजीशन होती है जैसे एंजल्स इंसानों को देती हैं। जूनर इन सभी दोशन लेवल के एक्सपर्ट्स की आंखों में शौक को देखती है। लगता है टाइटल अपना अलग वेट रखता है। फिर उसकी आंखों में फ्लैश होता है वो फिगर जिसकी पीठ पे बारीक सी रूलर मौजूद थी। पियरलेस हेवली एम्पर सन ऑफ लाइट की तरफ नजरें करके बोलते हैं, तुम्हारी चर्च का आखिरी सन ऑफ लाइट दोशन क्लास के लगभग पीक पे पहुंच गया था। उसने ऑलमोस्ट दोशन क्लास में ब्रेक थ्रू कर ही लिया होता। प्रीवियस जनरेशन के चाइल्ड ऑफ लाइट के बारे में सुन के उस बंदे की आंखों में भी एक एडमिरेशन फ्लैश हुई थी। वो बंदा कहता है वो मेरे अंकल थे। पियरलेस हेवली एम्पर कुछ चीजें अभी काफी पेचीदा लगती हैं। वो कहते हैं तुम्हारा इस बार यहाँ पे आना क्यों हुआ है। ये सुन के चाइल्ड ऑफ लाइट के बगल में बैठा हुआ एल्डर जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे वो पियरलेस हेवली एम्पर से कहता है चलो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी नजरें जाती है जूनर के ऊपर। वो कहते हैं मैंने मिस जूनर की ब्यूटी के बारे में काफी सुना है और लगता है आप उस रेपुटेशन को डिजर्व करती हो। इस बुड्ढी की नजरें अपने ऊपर देख के जूनर काफी अनईजी फील करती है। आखिर इस चर्च ऑफ लाइट उसके ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा है। वो तब भी अपने कंपोजर को बरकरार रखते हुए बोलती है सीनियर आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। अभी भी पियरलेस हेवली एम्पर के चेहरे को देख के ये बताया नहीं जा सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। फाइनली उस आर्च बिशप की नजरें जाती हैं पियरलेस हेवली एम्पर के ऊपर। वो कहते हैं हमारे इस बार एंशिएंट गू क्लैन में आना ये मिस जूनर को इन्वॉल्व करता है। अपने डाउट्स को कंफर्म होते हुए देख पियरलेस हेवली एम्पर की नजरें पैनी हो जाती हैं। इस एंशिएंट गू क्लैन के अंदर भी जूनर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और लगता है तभी चर्च ऑफ लाइट को उसकी खबर मिल गई है। लगता है चर्च के एंशिएंट क्लैन में भी कई जासूस मौजूद हैं। वो सन ऑफ लाइट जूनर को इंटेंस नजरों से देखते हुए बोलता है जब मैंने मिस जूनर को पहली बार देखा था तभी मैं उनके ऊपर अपना दिल हार चुका हूँ। इस वजह से मैं एंशिएंट क्लैन से मिस जूनर का हाथ मांगना चाहता हूँ। इस बंदे के शब्दों को सुनकर सभी के एक्सप्रेशन थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं, लेकिन कौन क्या सोच रहा था ये अभी भी मिस्ट्री थी। पर चाहे जो भी हो लेकिन सन ऑफ लाइट के शब्द ये काफी वेट रखते हैं। खासकर इन शब्दों को सुन के लगता है जूनर को बिजली का झटका लग गया था। वो तुरंत ही खड़ी होकर बिना हेजिटेशन के कहती है योर एक्सीलेंसी मुझे इतने हाई रिगार्ड में रखने का आपका धन्यवाद, लेकिन मेरा दिल पहले से ही किसी के पास है। इस वजह से मुझे आपके ऑफर को डिक्लाइन करना पड़ेगा। ये सुन के सन ऑफ लाइट के चेहरे पे एकदम डार्क एक्सप्रेशन आ गया होता है। वो डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहता है समखना। अभी उसकी फिस्ट क्लेंच हो गई थी। वो कहता है मिस जूनर मुझसे अच्छा आपको और कोई मैच नहीं कर सकता है। आपका पार्टनर बनने का हकदार बस मैं ही हूँ। इसके बोलते बोलते हॉल में इस बंदे के शरीर में से एक रेडिएंट लाइट फैलने लगती है। इस लाइट की इंटेंसिटी को दोशन पावर हाउस भी फील कर पाते हैं। इस चाइल्ड ऑफ लाइट को बौखलाते हुए देख मीका आगे बढ़ के बोलता है चाइल्ड ऑफ लाइट अपने आप को कंट्रोल करो। जैसे ही सफेद रोशनी फैलती है जूनर भी हम्प करके अपनी ऑरा को रिलीज कर देती है। तुरंत इस हॉल में मिड स्टेज 5 स्टार दूधी का ऑरा फैल गया था और इसके साथ फैलती एक इंटेंस गोल्डन फ्लेम जो कि इस व्हाइट ऑरा से टकराती है। तुरंत ही वुश की आवाज के साथ जूनर की उस गोल्डन फ्लेम ने सन ऑफ लाइट की ऑरा को निगल लिया था। तुरंत ही वो सन ऑफ लाइट अपने कदमों को पीछे लेता है। वो सन ऑफ लाइट जो कि अब तक अपने आप को बहुत ही हाई एंड माइटी समझ रहा था अभी उसके चेहरे को शॉक नक लिया होता है। वो कहता है ये कैसी फ्लेम है। अभी उस आर्च बिशप मीका के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए थे। वो एक अपने हाथ के इशारे से उन गोल्डन फ्लेम्स को पीछे कर देता है। उसकी नजरें जूनर के ऊपर गई थी। वो कहता है क्या ये सच में। अभी इस हॉल में मौजूद पियरलेस हेवली एम्पर के अलावा सारे दोशन पावर हाउसेस के चेहरे पे भी एस्ट्रोनिस्ट एक्सप्रेशंस को देखा जा सकता था। ये अचंभे से भरे हाव किसी से छिपते नहीं है। उनमें से एक दोशन पावर हाउस बोलता है ये कंप्लीट गोल्डन एम्पर फैन टियानियन है। उनका शौक इसलिए और भी गहरा था क्योंकि जूनर की फ्लेम में एक होली फ्लेम का ऑरा भी छिपा होता है और ये होली फ्लेम एंशिएंट गू क्लैन के अंदर सबसे गहरी जगह में मौजूद है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जूनर की गोल्डन फ्लेम को देख के पियरलेस हेवली एम्पर के एक्सप्रेशन भी काफी सोलम थे। वहीं पे वो शायद दोशन पावर हाउसेस एक दूसरे से बोलते हैं लगता है हमारे साथ अफेक्शंस को स्ट्रगल करते हुए काफी लंबा समय हो गया है। अभी इस हॉल के अंदर मौजूद सारे के सारे लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। आखिरकार ये गोल्डन फ्लेम एंशिएंट गू फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वो रखती है। जब जूनर की गोल्डन दुकी सन ऑफ लाइट की प्योर व्हाइट दुकी को पूरी तरह से जला डालती है वो सन ऑफ लाइट चिल्ला के बोलता है क्या चीज है। नेक्स्ट मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड भी जल रहा हो। इस हॉल के अंदर एक सुनहरी रोशनी फैलती है। जूनर अपनी उन फ्लेम्स को अपनी दुकी के साथ अपने शरीर में बुला लेती है। पीछे खड़े कई गार्ड्स में से एक बोलता है ये फ्लेम दुकी को भी जला सकती है। सन ऑफ लाइट की नजरें गई थी मीका के ऊपर जो कि चर्च का आर्च बिशप होता है। वो कहता है एल्डर मीका ये कैसी फ्लेम है। कुछ समय पहले जब जूनर की बॉडी से वो फ्लेम्स बाहर आई थी उस सन ऑफ लाइट को फ्लेम से मौत नजर आती है। अगर आर्च बिशप मीका ने बीच में इंटरवीन नहीं किया होता तो उसकी अवस्था काफी खराब
खराब होती। मीका एक ग्रेव आवाज में कहता है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो ये फ्लेम एंशिएंट गू क्लैन की एक एंशिएंट पावर से जुड़ी हुई है। लगता है अपने क्लैन में इस लड़की का स्टेटस बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है। मीका कहता है जब तक इनके पेट्रियार्क गायब है हमारे पास चांस है। वो सन ऑफ लाइट मीका के करीब जाके बोलता है, वो लड़की सुनर, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। इस सन ऑफ लाइट को ऐसे बर्ताव करते हुए देख मीका की खोपड़ी गर्म हो रही होती है। अगर पोप के ऑर्डर्स नहीं होते तो इस लड़के का काम तमाम कब का हो चुका होता। वो जूनर की तरफ एक जबरदस्ती से भरी स्माइल के साथ बोलता है, मिस जूनर आप क्या कर रही हो? आपके एक्शन एंशिएंट गू क्लैन और हमारे चर्च के बीच की रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं। उसके मुंह से शब्द भारी आए थे तभी जूनर की फ्लेम्स की इंटेंसिटी फिर से बढ़ जाती है। वो आर्च बिशप मीका तुरंत ही सेंस करता है कि उसकी दुखी जलने लगी है। मुझे लगता है इस मीका की स्टैंड भी दो इमोर्टल लेवल पे होगी, यानी कि दोशियान पे, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि रेड रोड आर्च बिशप की स्ट्रेंथ एटलीस्ट दोशियान लेवल पे होती है। और जब जूनर की फ्लेम मीका की दुखी को जलाने की कोशिश करती है तो ये आर्च बिशप मीका के लिए काफी खराब चीज थी। जूनर अपनी आंखें नैरो करके बोलती है, मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि मुझे कोई और पसंद है, इस वजह से आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। लेकिन लगता है उस सन ऑफ लाइट के सर पे जूनर का भूत सवार हो गया था। उसे डराने की कोशिश करते हुए बोलता है, क्या तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं सन ऑफ लाइट हूँ। मैं चाहूँ तो मेरे एक शब्द पे तुम्हारे पूरा एंशिएंट क्लैन तबाह हो जाएगा। इस लड़के की बात को सुन के मीका के पसीने आ जाते हैं। वो तुरंत ही सन ऑफ लाइट के कंधे को पकड़ के बोलता है, बस करो, बहुत हो गया। लेकिन लगता है अब तक काफी देर हो चुकी थी। तुरंत ही सातों एल्डर्स में से एक एल्डर स्नोर करता है। जैसे उसकी हम्प की आवाज गूंजती है ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही उस सन ऑफ लाइट की हड्डियों को चकनाचूर करना चाहती हो। तुरंत ही बैंग की आवाज के साथ उसके पैर सीधा जमीन में गड़ जाते हैं। पियरलेस हेवली एम्पर भी कहते हैं, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ पे हो? ये तुम्हारा चर्च नहीं बल्कि हमारा एंशिएंट क्लैन है। लगता है इस औरे के तमाचे ने उस सन ऑफ लाइट को होश में ला दिया था। वो फिर से एक जेंटल सी आवाज में कहता है, मिस जूनर चाहे आप भी किसी को भी लाइक करती हो लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे सरपास कर दूंगा। मुझे प्लीज एक मौका दे दो। ये सब सुनने के बाद भी जूनर की आंखों में कोई चेंज नहीं आया था। वो एक इंडिफरेंट आवाज में कहती है, मेरी नजरों में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तुम्हारे पोप भी उसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये सुन के सन ऑफ लाइट ने अपनी फिस्ट को क्लेंच कर लिया था। वो कहता है, आखिर ये कौन इंसान है और ऐसा क्या है जो उसे मुझसे सुपीरियर बनाता है? जूनर कहती है, उसकी हर एक चीज तुम्हें सरपास करती है। अब तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, इसलिए तुम्हें चले जाना चाहिए। अचानक से जूनर की आंखों के किनारे से एक किलिंग इंटेंट से भरी रोशनी रिलीज होने लगी थी। इसे सेंस करके नौजवान तुरंत ही कांप जाता है। हम उसे तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेते हुए देखते हैं। उसके लिए अच्छी बात थी कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मीका मौजूद था। वो आर्च बिशप उसके सामने आ जाता है। जूनर अपनी सीट पे वापस लौटती है, बोलती है, जब तुम्हें अपने फूलों के मैदान में ही रहना चाहिए। उस सन ऑफ लाइट की अब तक ऐसी बेइज्जती कहीं नहीं हुई थी। वो दांती मीस की बोलता है, तुम्हारा एंशिएंट क्लैन इसे रिग्रेट करेगा। वो तुरंत ही बड़े बड़े कदमों को लेके इस हॉल से बाहर जाने लगता है। वो आर्च बिशप मीका से बोलता है, लाओ मीका, चलो यहाँ से चला जाए। इस एंशिएंट गू क्लैन को इस ह्यूमिलिएशन के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। ये सुन के सातों एल्डर्स में से एक एल्डर कोल्ड आवाज में कहता है, बच्चे, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि हमारे एंशिएंट क्लैन तेरे चर्च से डरते हैं? इन दोनों के जाने के बाद जूनर पियरलेस हेवली एम्पर के बगल में पहुंचती है। वो एक चिंता से भरी आवाज में कहती है, टीचर। पियरलेस हेवली एम्पर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, इस मैटर को मैं हैंडल करता हूँ। जूनर नोट करके बोलती है, टीचर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं जाना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरे फादर का ध्यान रखना। इस लड़की को ऐसी जल्दबाजी करती हुए देख पियरलेस हेवली एम्पर अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं, तुम हमेशा इतनी जल्दबाजी में क्यों रहती हो? फाइनली अपनी स्टोरी रिंग से निकालते हैं सिल्वर पाउच को, वो इसे जूनर को देती हुए बोलते हैं, अगर गुचिंग और तुम्हें किसी ऐसे अपोनेंट का सामना करना पड़ता है जिसे तुम हरा ना पा रहे हो तो फिर इसका इस्तेमाल करना। एक बार फिर से अपने टीचर को थैंक यू बोल के जूनर सिल्वरी पाउच को लेकर बाहर चली गई थी। इस लड़की को हॉल से बाहर जाते हुए देख लगता है पियरलेस हेवली एम्पर की आंखों में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश हुई थी। ये मेमोरी होती है एक औरत की। वो सुंदर सी औरत हेवली एम्पर से कहती है, हेवली एम्पर रो मत, जब वो अपीयर होगी जिसके पास गोल्डन एम्पर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम है तो हम दोबारा मिल पाएंगे। तब से अब तक बहुत लंबा समय निकल चुका है। और जूनर की गोल्डन एम्पर फैन टियानियन हेवली एम्पर को उस प्रॉमिस के बारे में याद दिलाती है। हेवली एम्पर मनी मन में कहते हैं, तुम जहाँ भी हो सेफ रहना, ये लड़की तुमसे बहुत मेल खाती है, मैं इसके साथ वो नहीं होने दूंगा जो तुम्हारे साथ हुआ, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जब पियरलेस हेवली एम्पर ये सब सोच रहे होते हैं, बाकी के 6 दोशन पावर हाउसेस के दिमाग में भी एंशिएंट गू क्लैन के कुछ पुराने रिकॉर्ड दौड़ रहे होते हैं। उनमें से एक एल्डर कहता है, हमारे एंशिएंट क्लैन में एक अनरिटन रूल है, जब भी गोल्डन एम्पर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम अपीयर होती है इसका जवाब देते हैं पियरलेस हेवली एम्परर। वो एक डेड सीरियस आवाज में कहते हैं, तो जन्म होगा एक सेंटेंस का। उनकी आवाज इस पूरे हॉल में गूंजी थी। वो कहते हैं, मेरी कमांड को पास करो। आज से जूनर हमारी
एंशिएंट गू क्लैन की सेंटेस है, उसका स्टेटस हमारे पेट्रियार्क के जस्ट नीचे होगा और पेट्रियार्क को ढूंढने के लिए हमारे सबसे अच्छे वॉरियर्स को भेजा जाए। एक और दो इमोर्टल कहता है इतनी सारी बैटल्स के बाद अब लगता है एकजुट होने का समय आ गया है। सीन दिखाया जाता है दुइन कॉन्टिनेंट की एक और जगह का। ये जगह इतनी छिपी हुई थी कि यहाँ पे लाइट भी नहीं पहुंच रही थी। इस जगह के अंदर भी बहुत सारे इंडिविजुअल सोए हुए होते हैं, इनमें से कई लोग एंशिएंट गू क्लैन के मेंबर्स भी थे और इन सभी में से एक था वो पेट्रियार्क जिसकी एंशिएंट गू क्लैन तलाश कर रहा है। तभी इन सभी के ऊपर छाए हुए अंधकार में एक घोस्टली फिगर ने स्पेस डिस्ट्रॉय किया था। हम एक काली साई को प्रकट होते हुए देखते हैं। ये ब्लैक फिगर अपनी चिल्ली आवाज में कहता है इन सभी को ध्यान से देखना, अगर इनमें से कोई भी यहाँ से भागने में सफल हो जाता है तो उसका खामियाजा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। ये सभी एंशिएंट क्लैन के मेंबर्स जिन्हें यहाँ पे इम्प्रिजन यानी कि कैद में रखा गया था, ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इनके चारों तरफ कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। खैर असल में हम स्टोरी में एंटर करना अब शुरू हुए हैं और आई गेस तुम भी समझ गए होगे कि स्टोरी कहाँ पे आगे जाने वाली है। चीजें होंगी काफी ज्यादा इंटेंस और हम सभी को बहुत मजा आएगा और मैं चाहता हूँ कि मजा आप सभी के पास लगातार पहुँचता रहे। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, इससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपके पास किसी भी तरीके का सजेशन है तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम जानने वाले हैं चिंग युआन के बारे में और फिर सिन बाबो से लौटेगा जियान की तरफ, क्योंकि टाइम आ गया है ऑक्शन का एंड ये ऑक्शन डेफिनेटली ऑसम होने वाला है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जिनसे नेक्स्ट पार्ट का वेट नहीं हो रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को, जैसे आप अर्ली एक्सेस के वीडियो देख पाओ। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।